अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू। कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। कल कुरम के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में दर्जनों जो मासूम अफराद हैं वो जाँ भाग हुए और आज पूरा इलाका वहाँ पर एक सोग था और कई इलाकों में वहाँ पर पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर मकामी लोगों का मुतालबा है कि कुरम के इलाके में जो इतने अरसे से एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है के हवाले से मुनासिब इक़दाम करने चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वो दहशत गर्दी की लपेट में हैं। कुछ नंबर्स अगर आपके सामने रखें, यानी कि इस महीने नवंबर में अब तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास करके KP और बलूचिस्तान में 65 दहशत गर्दी के वाक़यात हो चुके हैं और इन वाक़यात में 200 से ज़ायद अफराद जो हैं अब तक शहीद हो चुके हैं। 128 अफराद जो हैं उनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से है, फिर 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं इन हमलों में। इसके साथ साथ अगर देखें ये जो हमले कहाँ पे हुए हैं ज़्यादा, तो जो साबका कबायली इलाके हैं 26 हमले जो हैं वो वहाँ हुए हैं और ये सर फहरिस्त सबसे ज़्यादा वहाँ पे हुए हैं। फिर बलूचिस्तान में 19, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बाकी जो सेटल्ड एरियाज़ हैं उसमें 17 हमले हुए हैं। और अगर इस साल का पूरा अगर हम उसके आदाद शुमार देखें, यानी कि 11 माह में, तो इन 11 माह में कम अज़ कम दहशत गर्दी के कुल जो वाक़यात हैं वो 1082 हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में 1674 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो 1170 हैं, जबकि इन हमलों में 504 जो आम शहरी और सिविलियन हैं वो भी शहीद हुए हैं। तो शहबाज, ये जो नंबर हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स कि सीरियसली जो हमने आज से चंद साल पहले दहशत गर्दी को काफ़ी हद तक शिकस्त दे दी थी, अब दोबारा से बहुत बुरे तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में वापस आ गई है। कामरान, क्वाइट अलार्मिंग नंबर्स अगर आप देखें, सिर्फ नवंबर के महीने में ऑन एन एवरेज 3 अफराद हलाक हुए हैं पर डे। रोज़ाना की बुनियाद पर 3 अफराद हलाक हुए हैं और 3 अफराद ज़ख्मी हैं, और ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान को एक नॉर्मल जो कंट्री है वो शो नहीं करता। जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो अपनी जगह पे है, जो इकोनॉमिक कंडीशन अगर थोड़ी बहुत उसमें बेहतरी आना शुरू होती है तो और जो फैक्टर्स हैं वो प्ले इन करना शुरू कर देते हैं। और ये जो ख़ास तौर पर जो कल वाला वाक़या है, जिस तरीके से मासूम लोगों के ऊपर हमला किया गया, सिविलियन लोग थे, कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो वॉर ऑन टेरर वाला जो एक सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से हमला हुआ। पता नहीं इसके पीछे जो भी वजूहत होती हैं उसका तो वक्त बताएगा, बट 200 अफराद के ऊपर इस तरीके से बेदर्दी से जो हमला हुआ, जिसमें मुख्तलिफ 200 पैसेंजर वैन्स, 200 पैसेंजर वैन्स, और उसमें तो नंबर्स देखें, और जिसमें जो अभी तक जो हलाकतों का जो नंबर आ रहा है, गालिबन मोर देन 45 हलाकतें अभी तक हो चुकी हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। और बात इस मुल्क के अंदर फिर वहीं पे, अगर आप आज की भी सारे दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, उसमें सियासत PTI जो है वो हुकूमत को गिराने के चक्कर में और हुकूमत जो है PTI को गंदा करने के चक्कर में जो एक सीरियसनेस जिस तरीके से शो होनी चाहिए पाकिस्तान में वो नहीं हो रही। ये एक बहुत ही एक जो एक डेंजरस ट्रेंड है इस वक्त मुल्क के अंदर। अगर कुरम वाक़े की अगर जिक्र करें, बिल्कुल आप वो ठीक कह रहे हैं कि ओवरऑल एक तो दहशत गर्दी के जो पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, तो ये जो कुरम का इलाका है इसकी एक अपनी ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंस है। एक तो ये जो इसकी ओवरऑल लोकेशन अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक रिमोट रीजन है। आप हैरान होंगे कि जो क्लोजेस्ट इसका जो शहर है वो पाकिस्तान का कोई शहर नहीं है, बल्कि काबुल ज़्यादा नज़दीक लगता है। इसके साथ 3 जो सूबे हैं अफगानिस्तान के लगते हैं, उसमें खोस्त है, नंगरहार है, पख्तीका है, और ये वो तमाम सूबे हैं जहाँ पर आपको कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान उस तरफ बैठी है, दाइश के लोग भी बैठे हैं। तो इसकी हमेशा से एक जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो रही है, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रूट रहा है। जब भी इवन बिफोर 9/11 अटैक्स, जब पहली मरतबा अफगान जिहाद था, उस वक्त भी आफ्टर 9/11 अटैक्स ये जो शटल करते हैं जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोह हैं यहाँ से। अब इस वाक़े की जो तफसीलात भी सामने आई हैं, एक तो ये एक ही रोड है जो कनेक्ट करती है कुरम को पाकिस्तान के बाकी इलाकों से, और ये हाल ही में दोबारा ओपन हुई थी। अक्टूबर में भी इसी तरह का एक हमला हुआ था, इसी तरह के कन्वॉय के ऊपर 15 अफराद उसमें जहाँ भाग हुए थे, और फिर जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनके दरमियान जरगे के बाद ये एग्रीमेंट हुआ था और उसको रीओपन किया गया था। और SOP यही था कि जब भी आप यहाँ इस रोड पे ट्रैवल करते हैं
तो आपको विद सिक्योरिटी जो एस्कॉर्ट है उसके तहत आना होता है। अब इसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, ये 200 पैसेंजर वैन्स थी और इनकी सिक्योरिटी के ऊपर जो मामूर लोग थे वो 5 से 6 अफराद थे। तो आज जो कुछ ऐनी शाहिदीन के बयानात सामने आए हैं कि जब ये काफिला रवाना भी हुआ तो उस वक्त भी कुछ लोगों ने कंसर्न शो किया कि ये 200 गाड़ियों का एक काफिला है और इसके लिए 5-6 अफराद तो कम है। लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों को ये कहना है कि नहीं, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो तफसीलात सामने आई हैं कि ये जो हमला किया गया है 14 किलोमीटर के स्ट्रेच पे मुख्तलिफ जगहों पर हर तरफ से फायरिंग की गई है। मतलब ये जो लोग चंद अफराद इवन कुछ जो लोग गाड़ियां उनको आप बच के निकलना भी चाहते थे, वो जिस तरफ जाते थे तो वहां से उनको फायरिंग मिलती थी। तो मतलब इतना ये वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक था। तो इसका मतलब है कि वो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे, अगर 5-6 अफराद वो क्या करें अगर 14 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये इतना बड़ा जो आप कह सकते हैं कि ये वाकया हुआ। और इसके अंदर ऑब्वियसली एक जो कहा जाती है कि कुरम में एक तो 2 जो कबाइल है उनके दरमियान हिस्टोरिकली भी वहां पर इशू रहा है। फिर मीडिया के ऊपर ऑब्वियसली हम चीज़ों को कवर अप करते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते। सेक्टेरियन एंगल भी है वहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इसमें जहाँ भाग हुए हैं उनका अहले तशी से ताल्लुक़ है। तो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पे सिचुएशन है और ये आज की नहीं है। बहुत अरसे से मैंने कई प्रोटेस्ट यहाँ इस्लामाबाद में कवर किए, जो ख़ास करके कुरम और पाड़ा चनार के जो लोग थे प्रोटेस्ट करते रहे कि बेशतर ये जो सड़कें हैं वो बंद रहती हैं क्योंकि आप मुखालिफ कबाइल के इलाकों से जब गुजरते हैं तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो ये जो कल का अटैक है इसने फर्दर आप कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी एक इतना कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी का चैलेंज है उसको फर्दर आप कह सकते हैं कि पेचीदा कर दिया। कामरान, जब चीजें हाथ से स्लिप होना शुरू हो जाती है ना तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक स्टेटमेंट का, जहां पे उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान जो है वो एक SHO की ममार है। आज उनका जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो भी उनका मीडिया से एक एड्रेस था उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है जिसमें तमाम जो सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने एक पेज के ऊपर बैठना था। नेक्टा जो एक अदारा बना था जिसका मकसद ये था कि इंटेलिजेंस की जो कोऑर्डिनेशन है और जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट करना, डॉट्स कनेक्ट करके जो एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर एक्शन लेना है। लेकिन नाज़रीन, जब मुल्क के अंदर ब्लेम गेम हो रहा हो और जो अपोजिशन है वो इस वक्त हुकूमत को गिराने के चक्कर में और हुकूमत है वो इस वक्त इस्लामाबाद को बंद करने की तैयारियां कर रही हो और मुख्तलिफ हिले बहानों से मुल्क की जो बड़ी शाहराहें हैं, मोटरवेज, उसको बंद किया जा रहा हो, आज इस हवाले से जब जमात इस्लामी कि अमीर हाफिज नईम साहब ने भी कुछ कहा, उन्होंने क्या कहा, जरा ये वो तो सुनते हैं। हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, सबका अपना दायरे कार तय है, मुतय्यन है। जब लोग अपने दायरे कार से हटकर काम करते हैं, जब आइन को और कानून को फॉलो नहीं करते, तो फिर उसके नतीजे में मुल्क के हालात खराब से खराबतर होते चले जाते हैं। लिहाजा अब भी वक्त है। खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो कुर्रम एजेंसी पाड़ा चनार जिसमें यह वाकया हुआ है, इसमें एक ग्रेटर जरगा बनाया जाए ताकि कम से कम यह मसला तो खत्म हो जाए कि जो शिया सुन्नी तफरीक में लोगों को डाल दिया गया है। और उस ग्रेटर जरगे की मेजबानी के लिए, उसमें खिदमत अंजाम देने के लिए जमात इस्लामी अपने आप को पेश करती है। जी नाज़रीन, आपने सुना हाफिज नईम साहब ने क्या कहा। कामरान, जो असल बात है कि वो हमारे जो सिक्योरिटी की जो इदारे हैं और जो बाकी जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगी या जो उनका टास्क है वो टास्क वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो इस तरह के जो वाकयात हैं उसमें ना तो सिर्फ इजाफा होता है बल्कि फिर एक ब्लेम गेम भी शुरू हो जाती है। आई थिंक इसमें आप कह सकते हैं कि ये कलेक्टिव फेलियर भी है, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी इदारों से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, क्योंकि अब आफ्टर 9/11 अटैक्स देखें एक मुसलसल हम हालत जंग में हैं। साहब का कबायली इलाकों में भी गए आपने, वहाँ से जो दहशतगर्दों को मारा भी, उनको अफगानिस्तान में भी धकेल दिया। फिर जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका ये गिला है कि जहाँ पर अगला रोल आता है सूबाई हुकूमतों का या जो सिविलियन इदारों का, कि जब एक जगह पर आपने वहाँ से दहशतगर्दों से जगह को पाक किया, उसके बाद वहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद के जो मामलात हैं वो आपने तय करना होते हैं, जो वहाँ पर जो भी सिविलियन गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमतें हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, और वहाँ पर ये गिला रहा है एस्टैब्लिशमेंट का कि जी वो नाकाम रहे हैं उस तरीके से जहाँ पे उनको रोल प्ले करना चाहिए। और जो आप जिक्र कर रहे थे नेक्टा का, आपने भी जिक्र किया, तो इसी हफ्ते आपको पता है कि जो एपिक्स कमेटी है फेडरल नेशनल एक्शन प्लान की, उसका एक अहम इजलास हुआ और उसमें भी अहम फैसले लिए गए।
और उसमें 2-3 चीज़ें अहम है। एक तो नेक्टा को ज़्यादा फाल बनाने के हवाले से बात की गई है। फिर सेकेंडली इस वक्त विफाक की सतह पर एक एपेक्स कमेटी है जिसमें सिविल और मिलिट्री के सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग बैठते हैं। सूबाई सतह के ऊपर भी एक एपेक्स कमेटियां हैं और अब ये फैसला किया गया है कि जो ज़िले की सतह के ऊपर भी जो एपेक्स कमेटियां इसी तरह की बनाई जा रही हैं ताकि जो फैसले विफाक करती है वो सूबों से फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट तक वो ट्रैवल करें। और इस सिलसिले में आज जो आर्मी चीफ है उन्होंने पेशावर का दौरा भी किया और वो दौरा जो है उनका फॉलो अप था जो 19 नवंबर को एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, क्योंकि जल्द ही वो कह रहे हैं कि जो सूबाई यानी कि केपी की जो एपेक्स कमेटी है उसका इजलास भी बुलाया जा रहा है और इसके हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई। क्योंकि एक तो हमने ये कुरम वाक़े का जिक्र किया है, दूसरा डोंट फॉरगेट कि इसी हफ्ते 2 और बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। एक जो खैबर का इलाका है तीरा वैली, वहाँ पर हुआ जिसमें कम अज़ कम 9 जो पाकिस्तानी जवान वो शहीद हुए। और उसमें जो अलार्मिंग बात है कि जो इमेजेस ऑब्वियसली हम दिखा नहीं सकते जो दहशतगर्दों की तरफ से सामने आई, उसमें पाकिस्तानी जवानों के गले भी काटे गए हैं। और फिर बन्नू में फिर उसके बाद 2 रोज़ के बाद एक और दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसमें कम अज़ कम 12 जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, फिर जो कैजुअलिटीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक कोई भी जो मुल्क है वो इतनी कैजुअलिटीज़ जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये गॉड फॉरबिड वही टाइम दोबारा आपको याद आ रहा है कि जब 2008, 9, 10, 11 में जब जो दहशतगर्द थे वो एट देयर विल मतलब इस तरह के वो हमले किया करते थे। तो इसलिए जो एपेक्स कमेटी का इजलास भी हो उसमें जो आप जिक्र कर रहे थे कि हम अपने बाकी मसाइल से में उलझे हुए हैं, उसमें ज़रूर एक पैराग्राफ है कि ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है इस पर कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। और अगर ये कहा गया है तो आई थिंक इसके हवाले से फिर आपको अमली जो स्टेप्स हैं वो भी लेने चाहिए। देखिए जो ये जो काम होता है लीडरशिप का काम होता है, ये मेरा आपका मीडिया का, हम लोग तो सिर्फ एक अपना पॉजिटिव रोल इस हद तक प्ले कर सकते हैं ना कि जो इस तरह की जो फोर्सेज होते हैं उसको डिस्करेज किया जाता है, उनके जो इश्यूज हैं उसके हवाले से जो बात होती है, ये हुकूमत वक्त का काम होता है। तमाम जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक जगह पे बिठाना, उनसे बात करना, वो ये हुकूमत का काम है। जब आप एक दूसरे का गिरेबान पकड़ेंगे तो कैसे इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अमल दरामद होगा। मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है कि 20 दिनों में 65 हमले हो गए हैं, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये किसी सिविलियन जो सिविलाइज सोसाइटी है, जो एक बेहतर मुआशरा होता है, पुरअमन मुआशरा होता है, उसमें ये चीज़ें नहीं होती। एक चीज़। दूसरा, जो एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें ये जो फैसला हुआ कि बलूचिस्तान में भी एक जो ऑपरेशन मिलिट्री का लॉन्च होगा। ऑपरेशन तो पहले भी हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो नहीं हो रहे। तो आखिर क्या वजह है कि ऑपरेशंस हो रहे हैं लेकिन इसके बावजूद जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, हलाकतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है। अगर आप सिर्फ अफगानिस्तान की भी एग्जांपल ले लेना, आपने कहा वो जो कुरम का जो एरिया वो तीनों तरफ से गिरा हुआ है, जो उसके अफगानिस्तान के जो सूबे लगते हैं, अफगानिस्तान में अगर या तो मीडिया में नहीं आ रहा बट अपेरेंटली लगता है कि अमन है। और जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है 31 अक्टूबर को, चाइना ने एक डायरेक्ट जो एक फ्रेट ट्रेन उन्होंने चलाई है चाइना से अफगानिस्तान तक। तो अगर चाइनीज शहरी पाकिस्तान में काम कर रहे तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। वही चाइनीज अगर अफगानिस्तान के अंदर, जिसको वार टोर्न कंट्री कहा, जो वाकई जो तबाह हुआ है मुल्क पिछले 50 सालों में और पिछले खासतौर पर 20-22 सालों में, वहां पे अमन हो गया, वहां पे चाइनीज काम कर रहे हैं। तो ये उसका जो सोल सर्चिंग हो गया। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो अफगानिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें बहुत बेहतरी आई है। लेकिन उसकी फ्लिप साइड ये है कि अफगानिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान में मौजूद थे तो यही अफगान तालिबान जो आज इक़्तिदार में हैं यही खुद को हमले किया करते थे, यही दहशतगर्दी के जो हमले हैं उसमें मुलव्विस थे। और जब क्योंकि अब इक़्तिदार उनके पास आ गया है और उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना है, तो इसलिए हमें वो एक बेहतरी नज़र आती है। कल अगर अफगान तालिबान इक़्तिदार में नहीं रहते तो इस बात की ज़मानत नहीं है कि अफगानिस्तान में जो आज आपको बज़ाहिर अमन नज़र आ रहा है वो अमन रहेगा। पाकिस्तान के लिए ऑन द अदर हैंड जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली बहुत पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ ऑफ कोर्स कुरम हमले का हमने जिक्र किया और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोह जो हैं पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज कर रहे हैं, ये एक सीरियस इशू है और इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आखिर
क्या ये नाकामी है हमारी जो हुकूमत है और जो इदारे हैं उनकी जो एक हिकमत अमली है इसे डील करने के लिए? इस पर मजीद बात करने के लिए हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया एहसानुल्लाह टीपू महसूद ने। ये को फाउंडर और डायरेक्टर न्यूज़ हैं द खुरासान डायरी के, जो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के और जो डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसके हवाले से बहुत कीनली उसको स्टडी करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। तो बहुत शुक्रिया टीपू प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आगाज़ जो है वो कल के वाक़े से करते हैं जो कुर्रम में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। क्या कुर्रम वाला जो वाक़या है उसे हमें जो ऑन गोइंग जो दहशतगर्दी के वाक़यात बन्नू में हमने देखा, तिरा में या बाकी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में हो रहे हैं, उसी तनाजुर में देखना चाहिए, या कुर्रम की ऑफकोर्स एक अपनी अलग से एक उसकी इंपॉर्टेंस है, एक हिस्ट्री है वायलेंस की, उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए हमें इसे? हाँ, इसमें जो कुर्रम का है वो यानी वो डिफरेंट है। वो जो बाकी पूरे सूबे में या फिर बलूचिस्तान का वो इलाका जो पश्तून इलाका है जहाँ पे टीटीपी की प्रेजेंस है, जो मामलात हो रहे हैं उनकी तरफ से जो हमले हो रहे हैं, तो उससे कुर्रम का जो तनाज़ा है वो डिफरेंट है और इसकी काफ़ी हिस्ट्री रही है। यानी ये प्री पार्टीशन से 1936 से यहाँ पे वो सेक्टेरियन वायलेंस, और इसमें बहुत प्री डोमिनेंट जो फैक्टर है वो सेक्टेरियन इशू है। काफ़ी लोग यहाँ पे यानी इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं, इसको लैंड डिस्प्यूट के साथ वो लिंक करते हैं, लेकिन जो सेक्टेरियन एंगल है हम इसको अलग नहीं कर सकते। और वहाँ पे जो लैंड डिस्प्यूट है अक्सर हमें ये फील होता है कि वो भी जो सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स है उसकी वजह से इंस्टिगेट हो रही हैं। तो कल का वाकया भी, और ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यानी अनफॉर्चुनेटली कि पिछले 1 साल से वहाँ पे हालात इतने ख़राब, जो मकामी शिया और सुन्नी कबाइल है उनके बीच में एक दूसरे पे वो हमले कर रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि पिछले महीने भी बोशेरा के इलाके में एक हमला हुआ था जिसमें 40 के करीब लोग मारे गए थे, लेकिन जो सूबाई हुकूमत है उनकी तरफ से भी हमें कहीं पे कोई सीरियसनेस वो चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि डीसी के थ्रू उन्होंने मामलात को ठीक करने की कोशिश की और डीसी की जो वहाँ पे सिचुएशन है उसकी कोई सुनता नहीं है। तो ये मामलात हैं और स्टेट की तरफ से लेक ऑफ सीरियसनेस वो भी हम यानी का फेज देख रहे हैं, बार बार वो इशू हमें सामने आ रहा है। और जो कबाइली जिरगा है उसको एंगेज किया जाता है, लेकिन बजाय ये कि मामलात कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, वो बीच में उसको फिर छोड़ दिया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो वेपनाइजेशन है। इतनी ज्यादा वेपनाइज हो चुका है कुर्रम जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है कि उसके खिलाफ एक्शन बहुत जरूरी है। उसकी मैं एक मिसाल दूं, जब स्टेट कोई काम करने पे आती है तो वो कर सकती है कि महसूद जो डिस्ट्रिक्ट है अपर वजीरिस्तान का, जिसके बारे में अक्सर ख्याल ये है कि ये बहुत ज्यादा यानी असला वगैरह इनके शौकीन हैं, लेकिन जब हुकूमत और फौज करने पे आई तो उन्होंने पूरे ट्राइब को डीवेपनाइज किया महसूद इलाके को, तो कुर्रम को वो अभी तक क्यों नहीं कर सके? तो ये ऐसे मामलात हैं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं चाहिए, लेकिन एक विल चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से भी और फोर्सेस की तरफ से भी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पीस वहां पे रिस्टोर हो सकता है। टीपू, आपने कहा कि वहां पे सेक्टेरियन इशू भी है, तो क्या अभी हम ये हतमी तौर पर ये बात कह सकते हैं कि कल का जो वाकया है वो प्योरली सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है, या भी जो इन्वेस्टिगेशन उसका इंतजार करना चाहिए? और अगर ये लैंड डिस्प्यूट भी है तो 100 साल से गालिबन ज्यादा अरसा हो चुका है, तो अभी तक ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा है? वहां पे जो फॉल्ट लाइन्स है यानी सेक्टेरियन जो है वो, या जो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि वो मैन इंस्टिगेटर है। उसके बाद वहां पे फिर कबाइली जो मुख्तलिफ कबीले हैं वो एक दूसरे के खिलाफ यानी लड़ना शुरू करते हैं, फिर उसमें लैंड डिस्प्यूट का मामला भी आ जाते हैं। तो सेक्टेरियन एंगल को हम यानी इग्नोर नहीं कर सकते। और वहां पे यानी मैं एक मिसाल दूं कि जो वजीरिस्तान है वहां पे महसूद वजीर जो हैं उनके बीच में भी ट्राइब वो लैंड डिस्प्यूट्स पे लड़ाइयां होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई महसूद अगर वजीर से लड़ रहा हो तो पूरी महसूद ट्राइब उस महसूद के साथ खड़ा हो, या वजीर महसूद के साथ लड़ रहा हो पूरी ट्राइब आके वजीर के साथ खड़ा हो। यहाँ पे मसला यही है कि अगर सुन्नी के खिलाफ कोई लड़ रहा हो तो पूरा सुन्नी ट्राइब जो है वो सुन्नी के साथ और शिया ट्राइब जो है वो शिया के साथ खड़ा होगा। तो चीजें चली जाती है इसी तनाजुर में, सेक्टेरियन तनाजुर में, जिसका हम वो देख रहे हैं बार बार। और इसमें एक और फैक्टर जो आ गया है वो ये है कि फॉरेन प्रॉक्सीज का, वो अफगानिस्तान भी बहुत बड़ा फैक्टर, वहां से जो तालिबान लिंक्ड एलिमेंट्स है उनकी वहां पे प्रेजेंस, उनका आना जाना। आपसे सवाल करना चाह रहा था कि इसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है और 3 अतराफ से ये अफगानिस्तान के साथ घिरा हुआ है और उन सूबों से घिरा हुआ है जहां पर हम कहते हैं कि टीटीपी, दाइश, इन जैसे दहशतगर्द ग्रोह हैं, उनकी वहां पे बहुत ज्यादा प्रेजेंस मौजूद है। तो डू यू थिंक कि उस चीज ने भी जलती पर तेल का काम किया है कि एक सेक्टेरियन पहले वहां पर आप कह सकते हैं कि फॉल्ट लाइन तो थी, लेकिन ये जो खास करके अफगान तालिबान जब दोबारा इक़्तिदार में आए हैं और एक हार्ड लाइन ऑब्वियसली उनका एक व्यू है, तो उसकी वजह से भी चीजें कॉम्प्लिकेट हुई हैं। क्योंकि लोग ये भी कहते हैं क्योंकि कुर्रम जो है ये बड़ा अहम एक स्ट्रेटेजिक रूट है, ये मिलिटेंट्स इवन सोवियत वॉर के दौरान भी, आफ्टर 9/11 अटैक्स भी ये आपस में ये ट्रैवल करते हैं, शटल करते हैं, तो इस पर जाहिर है कि मिलिटेंट्स चाहते हैं कि उनका होल्ड रहे वहां पे। हाँ बिल्कुल, जो लोकल सेक्टेरियन इशू है इसको एक्सप्लॉइट करने की मुसलसल कोशिश हो रही है मिलिटेंट्स की तरफ से, चाहे वो सुन्नी मिलिटेंट्स हो चाहे शिया हो।
तो यहाँ पे जो आपने जिक्र किया एग्जैक्टली वो सूबे जहाँ पे दैश खुरासान, टीटीपी या कुछ और ऐसी तंजीमें हैं जो कि टीटीपी का हिस्सा तो नहीं है लेकिन पाकिस्तानी तालिबान के जुमरे में आते हैं, लश्कर इस्लाम वगैरह, तो उनकी भी ये कोशिश होती है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो, इस तरह जंग हो ताकि वहाँ पे उनको फुट होल्ड मिले। और दूसरी तरफ हम शिया साइड पे हम देख रहे हैं कि ज़ेनेबियून ब्रिगेड, जिसको रिसेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वो बैन भी किया है, तो उनकी प्रेजेंस है, कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। तो ये दो जो हैं मिलिटेंट जो फैक्शंस हैं, यानी सुन्नी साइड से और शिया साइड से, ये इस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर इनकी तरफ से चीजें इंस्टिगेट होती हैं और फिर जो मकामी कबीले हैं वो भी इसमें पड़ जाते हैं। अच्छा, इसमें टीपू कल दफ्तर खारजा ने भी एक फिर स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनकी वजह से पाकिस्तान को खतरा है, जबकि अफगानिस्तान ने हमेशा ये कहा है ये आपका अंदरूनी मसला है, आप अपने मसाइल खुद हल करें, हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगेन वही बीटिंग द बुश वाली बात हो जाती है। आपका क्या व्यू इसके ऊपर? क्या पाकिस्तान एक बस एक रवायती उसका ये मौक़िफ़ है कि सारा प्रॉब्लम जो अफगानिस्तान की वजह से अपने इन हाउस हमारा कोई मसला नहीं है, या जो अफगानिस्तान की पोजीशन है वो बेहतर है, इसमें वो ठीक बात कर रहे हैं? शुरू के दिनों में जब तालिबान की हुकूमत आई यानी 2 साल तक, तो बिल्कुल पाकिस्तान ये, और उसमें हकीकत भी थी कि टीटीपी की प्रेजेंस वहाँ पे है, उनकी लीडरशिप वहाँ पे बैठी है, प्लानिंग वहाँ पे होती है, जितने भी पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, और हम हमेशा इसका जिक्र भी करते थे कि वो सिचुएशन बनी हुई है कि टीटीपी की बहुत बड़ी जो तादाद है या हाफिज गुल बहादुर फैक्शन की, लश्कर इस्लाम की, कि वो पाकिस्तान अंदर आ गए हैं। और वो हम देख भी रहे हैं ग्राउंड पे कि मुसलसल उनकी तरफ से हमले भी हो रहे हैं और उनकी वीडियोस भी पाकिस्तान की टेरिटरी में आ चुके हैं और यहीं से अटैक कर रहे हैं। हाँ, वो अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो अफगानिस्तान की पोजीशन इस हवाले से ठीक है कि आपके घर का मसला ही है? नहीं, उनकी भी नहीं है, वो भी यानी पाकिस्तान पे ब्लेम वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, यानी लीडरशिप जो है मामला तो वो चला रही है, यानी लीडरशिप की तरफ से आपने फलां के खिलाफ हमला करना है और कब करना है, और प्रोपेगेंडा फ्रंट पे भी वो जो फतह उनकी तरफ से आते हैं, तो उसमें अफगानिस्तान का किरदार है और काफी हद तक है। लेकिन अगर सिटी के हवाले से हम देखें, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, काइनेटिक एक्शन के हवाले से, तो पाकिस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी। और हमेशा एक जो हमारी खामी रही है कि हम प्रीएम्प्ट नहीं करते, हम हमेशा कोई वाकया होता है तो हम रिएक्शन में आके उसका वो यानी उसके पीछे चलते हैं, बजाय ये कि हम प्रीएम्प्ट करें, उनको पहले उनको एंगेज करें। ये हमेशा से हम देख रहे हैं। और साउथ के भी जो है वहां पे टीटीपी की प्रेजेंस, वो तो अब सोशल मीडिया पे भी उनकी वीडियोस वगैरह जो आ रही हैं उससे भी, यानी और जब हमारी लोगों से बात होती है ग्राउंड पे जो मिलिटेंट्स हैं, तो वो इस चीज को वो करते हैं कि यहाँ पे हमारी इतनी प्रेजेंस है। बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने भी अदालतें लगाना भी शुरू की हैं वहां पे, लोगों को वहां पे यानी थ्रेटन करना, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इस तरह की उनके मुताबिक गैर शरई एक्टिविटीज में मुलविस हो। तो वो जो एक पीरियड हमने देखा था 2007 से 14 तक, तो उसकी हमें वो दोबारा वापसी नजर आ रही है। इंटरेस्टिंगली DI खान ऑफ कोर्स इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है उनका ताल्लुक DI खान से है, गवर्नर DI खान से हैं, IG जो पुलिस हैं KP के उनका ताल्लुक DI खान से हैं। और वहाँ पे कहा जाता है कि रियासत की रेट का ये आलम है कि शायद 6-7 किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ पर रेट नहीं है DI खान की अगर बात करें। अच्छा, जाते जाते एक और जो ज़ाहिर है कि इस हफ्ते एपिक्स कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। बलूचिस्तान अगेन वैसे तो डेकेड से हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन हालिया महीनों में हमने देखा कि बहुत तेज़ी आई है दहशतगर्दी के वाक़यात में वहाँ पर। तो वहाँ पर एक जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है सिविल और अस्करी क़यादत की तरफ से। बहुत से लोगों का ख्याल है कि माजी में भी हमने इस तरह के फौजी ऑपरेशंस किए, फ़ायदा नहीं हुआ। डू यू थिंक इस दफ़ा कोई फ़र्क पड़ सकता है? कमरान साहब, ये कुछ अर्सा पहले यहाँ पे हमने एक और ऑपरेशन का भी नाम सुना था जिसके वाले से यानी ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या वहाँ से येस जो फोरम है गवर्नमेंट का, वहाँ से मंजूरी भी आई थी। फिर उसके वाले से कुछ इंटरनल ब्रीफिंग्स भी दी गई थी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को, ऑपरेशन आज़म इस्तिकाम। लेकिन अभी तक ग्राउंड पे हमें उसकी कि वो कहाँ वो चीज़ें चली गई। फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, वो चीज़ भी बैकग्राउंड में चली गई। तो ये जो बलूचिस्तान के उसमें मेरी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पे फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। BLA या BLF वगैरह जो तंजीमें हैं बलोच सेपरेटिस्ट, तो उनकी यानी परमानेंट प्रेजेंस कहीं पे भी नहीं है। वही मैक शिफ्ट अरेंजमेंट से वो कभी एक इलाके में कभी दूसरे इलाके में। तो वहाँ पे अगर आपने एक जिले में या इलाके में डिवीजन में ऑपरेशन लॉन्च किया और वहाँ पे ये ना हो कि जो मकामी लोगों की सफरिंग उसमें इजाफा हो और जो आपका ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव ना हो, तो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनजर रखना चाहिए। और ये चीज़ हम KP में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे एक बड़े तर्ज का ऑपरेशन जो है ज़रब की तरह, तो वो कामयाब नहीं होगा। हाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है ये कामयाब भी रहे, चाहे वो लोकल हो चाहे वो पाकिस्तानी टेरिटरी से बाहर किए हों, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मकामी लोगों की उसको यानी एतमाद में लेना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह टीपू। मकामी लोगों को एतमाद लेना ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी है अगर आपने ये जंग जीतनी है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि कैसे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आम सारिफीन को अब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो पाकिस्तान की मईशत का हाल रहा है उसमें ऑफ कोर्स बाकी बिजनेसेस का या इनफरादी तौर पर लोगों का मे भी नुकसान हुआ हो, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसकी आप कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां घी, बल्कि आप कह सकते हैं कि सर कड़ाई में रहा है। और वो ऑफ कोर्स जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स इतने ऊपर रहे, उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। और शहबाज, पहले भी हम डिस्कशन करते रहे हैं कि गवर्नमेंट चाह रही है कि अब एक तो जो नॉर्मल उनसे टैक्स लिया जाता है, इनकम टैक्स, अगर एक हद से ज़्यादा ऑफ कोर्स जो लैंडिंग वो करते हैं, और ज़्यादातर उनका सेफ तो लैंडिंग वही है कि गवर्नमेंट पैसे उनसे लेती है, उधार लेती है, उस पर बेहतरीन वो जो मुनाफा आता है वो कमाते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके हवाले से एक उन्होंने लिमिट सेट की थी कि अगर एक हद से ज़्यादा अगर वो गवर्नमेंट को कर्जा देंगे और आम सार्फिन को नहीं देंगे तो फिर उनको एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। और अब उसके लिए वो सुना है कि कोर्ट भी चले गए हैं, उनसे उनको कुछ रिलीफ भी मिल गया, वक्ती रिलीफ भी मिल गया, लेकिन अब आम के ऊपर भी फिर वो मसला गिरा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर मसला यह है चूंकि रेगुलेटर या तो बहुत कमज़ोर होते हैं या जो रेगुलेटर होता है वो जो रेगुलेटर होता है उसके साथ मिल जाता है। और इन दिस केस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अक्सर औकात ऐसे ही लगता है कि वो डिपॉजिटर्स की, अकाउंट होल्डर्स की बात नहीं करता, हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं करता, वो बैंकों के मफादात की बात करता। और ये जो है ना, ये टेस्ट केस है, यहाँ पे बहुत क्लियर है। जो पॉलिसीज होती हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, जो टैक्सेशन रेट्स होते हैं पार्लियामेंट डिसाइड करती है। बाकी जो रेगुलेटर होते हैं उन पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद करवाना होता है, ना कि आप दूसरी पार्टी के साथ जाके खड़ा हो जाओ। 2022 में पहले भी बात कर चुके, बड़ा ब्रीफली बता देते हैं। 2022 में ये कानून आया था कि जो अकाउंट हो, अगर जो बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं उसका अगर वो 50% तक कर्जों में दे देंगे तो उनका जो नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट है 39%, उतना ही उसको चार्ज होगा। अगर वो जो रेशो है वो 50 की बजाय उससे कम हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट को लैंडिंग वो कर देते हैं क्लोज टू 60%, और जो बाकी डिपॉजिटर्स हैं, बाकी जो लैंडिंग है वो करते हैं वो 40% के करीब, तो उनका टैक्स रेट हो जाएगा 49%। तो अगर ये और कम हो जाएगा, 40 से भी नीचे गिर जाएगा, तो रेट उनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 55%। 22 में ये कानून साजी हुई, बैंकों ने कुछ थोड़ा बहुत पैसा, उसको 2-4 अरब रुपया दिया, फिर थ्रू अ नोटिफिकेशन उन्होंने ये जो कानून था उसको सस्पेंड करवा दिया। दोबारा ये कानून इंप्लीमेंट हो गया जनवरी 2024 से, जिसके ऊपर उन जो पहली अदायगी करनी है वो अभी दिसंबर 2024 में करनी है। खैर, इस कानून के अपने फ्लॉज हैं, उसके ऊपर कभी फिर बाद में बात करेंगे। एक अटेम्प्ट बजट में ये हुई कि ये जो टैक्स इसको खत्म कर दिया जाए। वो मैंने खबर की, जब खबर की तो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, इनकी सरजनश हुई FBR की भी और फाइनेंस की भी कि आपने कैसे डाल दिया सैलरी के ऊपर, आप इतना टैक्स डाल रहे हो, और इनको 120 अरब रुपया इनको आपने माफ करने जा रहे थे। फास्ट फॉरवर्ड एक और अटेम्प्ट होती है सितंबर अक्टूबर में कि किसी तरीके से अब ये जो टैक्स देना है 15% इजाफी, क्योंकि मसला ये है कि जितना इन्होंने आम लोगों को कर्जा देना था, इंडस्ट्रीज को कर्जा देना था, उतना उन्होंने कर्जा नहीं दिया, तो उनके ऊपर 15% इजाफी टैक्स लागू होगा। और एक सोचा समझा फैसला था बैंक, उनको पता था कि इतनी लैंडिंग करेंगे तो इतना इनकम टैक्स का रेट और इतनी करेंगे तो इतना रेट होगा। अब वो कह रहे हैं जी हमने लैंडिंग बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को कर दिया, हम ये 15% जो है टैक्स नहीं देंगे। उसके ऊपर उन्होंने 2 काम किए। पहला काम उन्होंने ये किया है, जिसमें अभी फिलहाल तो अस्करी बैंक जो है, अस्करी कमर्शियल बैंक इस्लामाबाद हाईकोर्ट गया है और वहां से उन्होंने स्टे ले लिया है कि कोई भी इनसे टैक्स चार्ज नहीं होगा। 3 दिसंबर को केस की वो उसकी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। इस चीज के अगेंस्ट जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं अगेंस्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट कि उसकी प्ली उनकी ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया हमें सुने बगैर दिया है, तो इसलिए वो जो एक वो पिटीशन है वो कोर्ट में फाइल उन्होंने कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर जो भी फैसला आता है वो बात की बात। दूसरी जो चीज है जहां पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है वो एक इफेक्टिव रेगुलेटर का नहीं, एक पार्टी का लग रहा है, वो ये है कि आपने पिछले चंद दिनों में अखबारात में इश्तहारात देखे होंगे कि अगर जो डिपॉजिट है किसी का 1 अरब रुपया किसी बैंक ने किया है, किसी ने 3 अरब रुपया किया है, किसी ने 5 अरब रुपए का डिपॉजिट, अगर आपका इतना डिपॉजिट होगा तो हम आपसे माहाना डिपॉजिट की जो अमाउंट है उसके 5% या 6% एक नई फीस लेंगे। आप एक मालदार असामी है, आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, चाहे वो करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में है, तो उसके ऊपर बैंक ये कह रहा है कि नहीं ये पैसा आपके पास पड़ा हो, हमें इसकी तकलीफ हो रही है, तो हम आपसे 5 से 6% इजाफी फी लेंगे। मैं सिर्फ ताकि ये कौन सी बैंक से और लोगों को इनका पता होना चाहिए। देखें, मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये मैंने भी देखा और मुझे शायद पहले यकीन नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर दुनिया भर में
बैंक्स जो है वो खुद इनकरेज करते हैं कि उनके पास लिक्विडिटी आए, उनके पास पैसा आए, जितना ज्यादा उनके पास डिपॉजिटर्स आएंगे उनको इंसेंटिव देते हैं कि हम आपको प्रायोरिटी बैंकिंग होगी, आपको ये फैसिलिटी होगी। तो अब वो ये फरमा रहे हैं कि आपने क्योंकि हमारे बैंक में पैसा रखा है, हमें इतना ज्यादा फायदा हुआ है, तो उसके भी हम आपसे पैसे लेंगे। वो जो पैसा उनसे पहले 5 अरब रुपए ले लिया, वो लेके हुकूमत को दे दिया, उस पर भी सूद कमाया, मुनाफा कमाया, और चूंकि अब उधर से मुनाफा कमा लेके ये अच्छा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खामोश किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खामोश। मैं इसके ऊपर भी बताता हूं। अब नाज़रीन, नाम लेना जरूरी होते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कौन से बैंक से ये काम कर रहे हैं। इश्तारात आप लोगों ने देखे होंगे, मिजान बैंक उन्होंने कहा जी कि अगर 1 अरब से ज्यादा आपकी अमाउंट पड़ी हुई है डिपॉजिट में तो हम आपसे 5% जो है फीस लेंगे। उसके बाद अल्फला बैंक है, उसने भी कहा जी कि 15 दिसंबर से हम आपसे लेंगे 5% फीस अगर आपका डिपॉजिट 5 अरब रुपए का। हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड है, और उनका भी कुछ इसी किस्म का है जी कि 5 अरब रुपया से ज्यादा आपका डिपॉजिट है 21 दिसंबर से तो हम आपसे 6% फीस लेंगे। ये कौन सा मुल्क है? ये निजाम क्या ऐसा चलता है? क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जिस दिन ये पहला इश्तिहार आता उसी दिन इनका लाइसेंस सस्पेंड होता, या इनको कोई नोटिस जाता? आपने किस तरीके से ये डिपॉजिट लोगों को शेड करने का कह रहे हैं? मेरी कुछ लोगों से बात हुई आज। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं जी हम इनसे बात कर रहे हैं, इनको बात करते हैं या एक्शन लेते हैं, ये फैसला कर लिया। अब एक चीज मैं यहां पे खबर दिए जा रहा हूं, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इफेक्टिव रेगुलेटर का अपना किरदार अदा ना किया, और अगर इन तमाम कमर्शियल बैंकों ने अपना जो एक उनका ड्यू रोल अंडर द लाइसेंस जो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया उसके मुताबिक उन्होंने अपना रोल प्ले ना किया, तो खदशा ये और कुछ इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं, फिर कमर्शियल बैंकों के साथ भी वही सलूक होगा, उसी तरीके से उनसे बात होगी जिस तरीके से इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से बात होगी। फिर कल पाकिस्तान के सरमायाकार बड़े बैंक्स ये ना कहें कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। रेवेन्यू कितना इन्वॉल्व है? कुछ लोगों का ये ख्याल है जी कि इसमें जो टैक्स रेट 55% बहुत ज्यादा होगा, 55% बहुत ज्यादा। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक जो बिजनेस इंडिविजुअल है उसका रेट कितना है? 50%। क्या आपको यह पता है कि सैलरी क्लास का रेट कितना है? 39%। तो अगर सैलरी क्लास का बंदा 39% दे सकता है, बिजनेस इंडिविजुअल 50 दे सकता है, तो बैंक फिर 55 क्यों नहीं देगा? रेट पे प्रॉब्लम है तो बजट का इंतजार करें, रेट चेंज करवा लें। यहां पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो एक और अहम इशू की बात करेंगे, वो है पीआई के निजकारी की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन या निजकारी, आपको पता है कि वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि इवेंचुअली जब उसकी नीलामी हुई तो सिर्फ एक ही बिडर मैदान में आया और उसने जो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुकाबले में बहुत कम वो बोली दी, और वैसे भी जिसने बिड किया था कोई तजुर्बा भी नहीं था उनका एयरलाइन चलाने का। और अब वो जिसे कहते हैं आम तौर पर कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। ब्लेम गेम मेरे ख्याल में शुरू हो गई है। खसियानी बिली खंबा नोचे एक ये भी अब प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर ने सारा मुद्दा जो है या जो कहा है कि इल्जाम डाल दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कि ये अगर अच्छी डील नहीं हो पाई या पीआईए फरोख्त नहीं हो पाया तो उसकी जिम्मेदार वजारत खजाना है। पहले तो खबर की बात कर रहे थे, फिर इसके ऊपर एनालिसिस दे देते हैं। खबर यह है कि जो निजकारी के वजीर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, जो एक पार्टी के सरबराह भी हैं, आईपीपी क्या है उनकी वो पार्टी है, नहीं वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। इस्तेहकाम, अब तो जाहिर है कि वो इतनी कोई नॉन पार्टी तो है, लेकिन नाम तो हमें याद नहीं है। तो एक ब्रीफिंग हुई, उस ब्रीफिंग में, और ये सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की मीटिंग, उन्होंने कहा जी कि जो पीआई की निजकारी नाकाम हुई है उनकी 2 वजूहात है। पहली वजह उन्होंने कहा ये कि जो 18% एक सेल्स टैक्स है जो जहाज़ों को जब लीज पे कोई कंपनी लेती है, इस केस में पीआईए, तो उसके ऊपर 18% जीएसटी है। तो इन पार्टीज ने डिमांड किया कि 18% जीएसटी एफबीआर माफ कर दे। एफबीआर ने कहा कि हम माफ नहीं कर सकते, आईएमएफ का प्रोग्राम है। दूसरा उन्होंने जो पॉइंट रेज किया कि जो दूसरा एतराज इस वजह से ये जो बिड है ये नाकाम हुई, उन्होंने कहा कि 45 अरब रुपए की नेगेटिव इक्विटी थी पीआईए की। मतलब ये कि अगर उसका 200 अरब रुपए का उसको एसेट दिया गया, उस पीआईए की कंपनी के अंदर रखा गया, तो उसके 155 अरब रुपए की उसकी लायबिलिटीज भी थी। तो उन्होंने कहा जी बिडर्स ने कहा कि 45 अरब रुपए ये जो बाकी रह गए ये भी उठा ले। याद रहे जो ओरिजिनल लायबिलिटीज पीआईए की तकरीबन 850 अरब रुपए या 830 अरब रुपए के आसपास थी, उसमें 623 अरब रुपया जो है वो वफाकी हुकूमत ने पीआईए की बैलेंस शीट से निकाल के टैक्स पेयर्स के ऊपर डाल दिया। तो उन्होंने 623 तो निकाला, ये 45 क्यों छोड़ा है, तो ये भी ले लेते तो इसलिए पीआई बिक जाता। तो अगर सारा काम
सारा कर्जा उठा के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने ऊपर लेना था, और उसमें क्या वो माफी मांग रहे थे, कौन सी चीजों की? जो 45 अरब है, 26 अरब रुपए का पीआई ने टैक्स रिकवर किया हुआ है लोगों से, वो एफबीआई को डिपॉजिट नहीं करवाया। 10 अरब रुपए का फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कर्जा लेके दिया था सिविल एविएशन अथॉरिटी से पीआईए को, वो नहीं जी हमने देना, और 9 अरब की इसी तरह की कोई लाइबिलिटीज। जो डेट था वो तो पहले साइड पे हो गया, ट्रेडेबल कुछ डेट्स होते हैं जो इस तरह सेटल नहीं होते, तो ये उन्होंने ब्लेम गेम किया। एक और जो चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी, ये तो इल्जाम लगा देना सारे काम दूसरे करें, मैंने कुछ नहीं करना। जो दूसरी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा जी कि जो हमने फाइनेंशियल एडवाइजर हायर किए थे इस केस में, अर्नेस्ट एंड यंग जो कंसल्टेंट्स हैं, उनको उन्होंने कहा वो भी, उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और याद रहे अर्नेस्ट एंड यंग को जो हुकूमत पाकिस्तान ने बेसिकली, नॉट प्राइवेटाइजेशन कमीशन, 2 अरब रुपए की फीस पे उसको हायर किया गया था। तो बॉटम लाइन ये है, जैसे आपने कहा कि जब नाकामी हो जाती है तो सारे आ जाते हैं जी कि हमारा कोई कसूर नहीं है, उसका कसूर है, और जब कामयाबी तो कहते हैं जी हमने कितने अच्छे ट्रांजैक्शन हैंडल की। जो असल बात है जो करनी चाहिए, अगर कुछ सुनने वाला हो तो ये कर सकता है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन जिस हाल में इस वक्त है, वो कोई भी बहुत बड़ी कोई ट्रांजैक्शन जो प्राइवेटाइजेशन की नहीं कर सकता जब तक उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन को स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा। यकीनन, और आई थिंक ये हाई टाइम है कि अदरवाइज ये हमारे लिए मसाइल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि वाइट एलिफेंट है, ये पीआईए हो, बाकी भी इस तरह के जो हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले इदारे हैं, वो नेशनल एक्सचेकर यानी कि जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसको वो खा रहे हैं, और फ़ायदा हमें कोई नहीं है। लेकिन आई होप कि इससे जो हार्ड जो लेसन्स हैं वो लर्न हुए होंगे कि ये सारा जो प्रोसेस यहाँ पे फ्लॉप हुआ है। द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।